इस टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर। जैसे कि आपको पता है, हम मेडिकल शोज बनाते हैं। अलग अलग बीमारियों की क्या चीज़ें करें जिससे हम बच सकते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम शुगर पे डिस्कशन करेंगे। आज के टाइम में हर चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति जिसको शुगर हो रखा है, शुगर से ग्रसित है। तो शुगर हमें होता क्यों है, शुगर हो जाने पे कितना हार्मफुल है हमारे लिए और उससे कैसे बचें, इस पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और शुगर रोग के स्पेशलिस्ट सुबोध जैन जी, जिनसे आज हम शुगर पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि शुगर होता क्या है और किसी इंसान को भी, किसी को भी शुगर क्यों होता है? मधुमेह रोग या जिसे डायबिटीज कहते हैं आम प्रचलन की भाषा में, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हम कहें कि जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं और हमारे जो खास अंग जो कि इन रासायनिक क्रियाओं को चलाने में सहायक होते हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म इन अंगों की कार्यप्रणाली में जो भी, जैसे कि जो आहार हम खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीन मुख्य अवयव होते हैं हमारे आहार के। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मेनली है, उस में जो भी खाना हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, वो पचकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ये ग्लूकोज हमारे खून में मिलके हमारे शरीर के अंगों में जाता है जी। इस ग्लूकोज को शरीर के अंगों में, जो खून में आया है खाने से, अंगों में पहुंचाने के लिए इंसुलिन नामक एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पैंक्रियाज में बनता है, बीटा सेल्स में। तो पैंक्रियाज या अग्नाशय में, ये हमारे जो डियोडेनम है उसके पेट के पीछे, स्टमक के पीछे एक ऑर्गन होता है, एंडोक्रीन ऑर्गन है पैंक्रियाज। उसके टेल ऑफ पैंक्रियाज में, बीटा सेल्स में, ये इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। तो इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया जिससे ग्लूकोज बना, और वो ग्लूकोज खून में अवशोषित हुआ, तो खून से उसको शरीर के अंगों में पहुंचाने का काम इंसुलिन का होता है। ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। जितना भी मांसपेशियां हैं, फैट है, लिवर है, ब्रेन है, किडनी है, जो भी अंग हमारे संचालित होते हैं, उनको जो ऊर्जा मिलती है, ईंधन, पेट्रोल की तरह, बिना पेट्रोल गाड़ी नहीं चलती, उसी तरह बिना ग्लूकोज हमारा शरीर नहीं चलता जी। तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज। इंसुलिन की कमी अगर हो जाए तो क्या होगा कि जो भी ग्लूकोज है वो हमारे रक्त में बढ़ने लगेगा, वो हमारे शरीर के अंगों में जाएगा नहीं, क्योंकि इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन कम है। तो इसको कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई है हमको। तो डायबिटीज़ का मुख्य कारण इंसुलिन की कमी है। और इंसुलिन की कमी नहीं, अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन भी रहा है और वो अगर हमारे शरीर के जो अंग हैं वो उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, मतलब इंसुलिन इनफेक्टिव हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, तो भी जो है वो ग्लूकोज का स्तर हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। ये कितनी घातक, कितनी खतरनाक होती है इंसान के लिए डायबिटीज या शुगर? क्रॉनिक इलनेस है। इसके कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर उनको छोड़ दें तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस यानी कि 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल में जटिलताएं आती हैं, जो कि अगर हमने इसको नियंत्रित नहीं रखा तो हमारे आँख के पर्दे पर रेटिनोपैथी कहते हैं, गुर्दे पर नेफ्रोपैथी, या पैरों की नसों पर जिसको न्यूरोपैथी, हार्ट पर जिसमें कि एंजाइना है, मेनली कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज कहते हैं, CAD, तो हार्ट अटैक का खतरा, पक्षाघात का खतरा, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज जिसको कि पैरालिसिस जैसे है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मरीज को। तो 10 से 15 साल में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते ही आते हैं अगर शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं रखा गया है। तो इसलिए ये घातक बीमारी है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः आम जनता के समझाने के लिए अगर हम कहें तो 2 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। और भी विभिन्न प्रकार की होती है। कई सेकेंडरी डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, वो सेकेंडरी डायबिटीज़ हमारे एंडोक्रीन डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है,
एक खास तरह की डिसऑर्डर होता है फाइब्रोकैल्कुलस पैंक्रियाटिक डिजीज़, जिसमें कि FCCPD, जिसमें कि पैंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस की वजह से ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होती है ये। और बहुत सारे कारण, कई दवाइयों की वजह से ड्रग इंड्यूस डायबिटीज़ होती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स हमारे कोरोना में हुई थी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़, तो वो ड्रग इंड्यूस थी, टाइप 2 नहीं थी वो डायबिटीज़। और बहुत सारे और डिसऑर्डर्स हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मोनोजेनिक डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। तो इस तरह कुल मिला के 43 टाइप की डायबिटीज़ होती है, 43 तरह की। लेकिन मुख्यतः हम टाइप 2 और टाइप 1, तो टाइप 2 जो है वो सबसे कॉमन है। मतलब मैं पढ़ रही थी, मुझे एक जगह पता लगा मोर देन 95 और 95% 5% करीब टाइप 1 होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है। इसको सही करने का तरीका सिर्फ एकमात्र दवा ही है? नहीं, सबसे पहला तो जो कारण, जैसे कि इंसुलिन कम बन रही है या इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, तो वो एक्सरसाइज से, डाइट से, वो प्रमुख कारण हैं जिनसे कि आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। प्रभावी नियंत्रण के लिए डाइट और एक्सरसाइज, ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो नॉर्मल वेट करिए अपना, अंडर वेट हैं तो नॉर्मल वेट करिए। तो नॉर्मल वेट होना चाहिए पेशेंट का, और उसको करने के लिए वो डाइट एंड एक्सरसाइज, मतलब वेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो अगर उम्र की बात करें, उम्र पे आते हैं, तो मैंने देखा है कि पहले ऐसा होता था कि ज़्यादा जिनकी उम्र हो जाती थी उनको ही होता था, बट आज के टाइम पे क्या होता है कि मतलब यंगस्टर्स जो है उनको भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, सबको हो जा रहा है। तो मतलब क्या कोई उम्र फिक्स है या आजकल तो सबको ही हो रहा है? 5 से 15 साल के बच्चों में ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। 15 से 20 या 25 साल की उम्र को ले लें तो ग्रे एरिया है, वो टाइप 1 के भी हो सकते हैं, या और दूसरे तरह की डायबिटीज़ जो कंबाइंड, जैसे बहुत कॉमन एक वैरायटी है डायबिटीज़ की, लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट। वो ये मिक्स वाला जो होता है कि वेदर इट इज़ टाइप 1 और टाइप 2, और 25 साल से या 20 साल की उम्र से बियॉन्ड अगर हैं तो वो ज़्यादातर टाइप 2 के लोग होते हैं। यंगर पेशेंट्स में, यंगर जनरेशन में इसलिए देखने को मिल रही है कि उनका फाल्टी लाइफ स्टाइल है, दोषपूर्ण जीवन शैली है, रात में देर तक जगते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, अच्छा, रात में देर तक जगने की वजह से भी ये हो सकता है। लैक ऑफ स्लीपिंग आवर्स, ये बिल्कुल कोरिलेट कर दिया गया है, वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित है कि अगर आप एडिक्वेट स्लीप नहीं ले रहे हैं और टाइम पे स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, डाइट के लिए हो गया कि जंक फूड, फास्ट फूड ले रहे हैं, फ्राइड, फैटी। तो कैसी डाइट होनी चाहिए, आप वो बताएं कैसी? संतुलित आहार, एक सामान्य आहार, जैसे सब जानते हैं कि हमारा जो एनर्जी या कैलोरीज जो हैं वो करीब 55 to 60% फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट आने चाहिए। जितनी भी इंडियन डाइट्स, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कोई भी साउथ इंडियन ले लीजिए, वेस्ट ईस्टर्न इंडियन ले लीजिए, नॉर्थ इंडियन डाइट ले लीजिए, सारी डाइट्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है हमारी, प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो प्रोटीन की मात्रा समुचित होनी चाहिए, और प्रोटीन लगभग 25 से 30% प्रोटीन से आना चाहिए, 10 से 15% कैलोरीज हमारी फैट से आनी चाहिए। तो ये संतुलित आहार है, साथ में उसमें सलाद, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, ये सब भी होने चाहिए। तो ये मतलब 2-3 सर्विंग फ्रूट्स की, सलाद की, ज़्यादा सलाद रहे, और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रहे। फिर उसके बाद तो बस कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा, ऐसे करके अगर आप बैलेंस डाइट बराबर ले रहे हैं, रोज़ाना 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप भरपूर नींद ले रहे हैं, और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक तनाव से ग्रसित नहीं है, मेंटल स्ट्रेस, जैसे आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उनको तरह तरह के स्ट्रेस हैं, तो इतना स्ट्रेस अगर रहेंगे तो भी डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लगभग जेंडर पे आए अगर, तो किसको, महिलाओं और पुरुषों में किसको? लगभग दोनों जेंडर में सामान्यतः बराबर है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो कुछ अप टू ए सर्टेन परसेंटेज से थोड़ा सा अधिक होगी, वरना लगभग दोनों जेंडर्स में समान रूप से पाई जाती है डायबिटीज।
ओके। अभी मैं बाहर बैठी थी तो मैंने पढ़ा, एक पूरी पोस्टर लगी हुई थी जिसमें बताया गया था कि फूड से रिलेटेड ऐसी चीज़ें करिए, और कुछ तमाम फिगर्स बने हुए थे कुछ कटने की, तो वो क्या है, इसको ज़रा ये एक्सप्लेन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि हमने बताया था कि पैरों की नसों पर जो संवेदना ले जाने वाली तंत्रिकाएं होती हैं वो अफेक्टेड रहती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि पैरों में की संवेदनशीलता कम हो जाती है, यानी कि उनकी पैरों से जो संवेदनाएं जाती हैं, जैसे कि जमीन की तरह नहीं लगती, ठंडा गर्म पता नहीं लगता है, पैर शून्य हो जाते हैं एक तरह से। पैर शून्य होना बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि पैरों से हम चलते हैं और उसमें कोई भी चोट या छाला या गर्म ठंडा पता नहीं चला, गर्म पत्थर पर चल दिए, या आजकल जाड़े में हीटर ब्लोअर के सामने पैर को रख दिया सोच के कि जाड़ा बहुत है, तो वो उतना गर्म उनको लगता नहीं है और उनके पैर जल जाते हैं, छाला पड़ जाते हैं। छाला पड़ा या जल गया, या जूता पहना हुआ है काट लिया जूते ने, तो उनको तो दर्द नहीं होता, उनको पता नहीं चलता है, घाव हो मतलब जाता वो है, ऐसा लगता है कि उसमें सेंसेस नहीं हो कुछ पाते, होता नहीं, सेंस रहता ही नहीं है, सेंसलेस रहता है पैर, तो उनको घाव भी हो जाता है, कभी वो हंसते हुए आते हैं, उनको दर्द नहीं पता चल रहा है, तो वो रोते नहीं है। घाव की मतलब मैंने सुना है डायबिटीज में घाव जल्दी घटते नहीं है, ऐसा तो क्यों होता है? फुट अल्सर हो गया, तो चूंकि वेस्कुलरिटी कम रहती है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की वजह से खून का संचार पूरी तरह नहीं होता है, और उसमें इन्फेक्शन, संवेदना है नहीं, घाव हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने से स्वेलिंग हो गई, फिर गैंग्रीन, और वो फिर मृत हो गया। डेड होने से फिर वो अंग काटना पड़ता है कई बार। तो डायबिटीज़ जो है, अंग काटने का, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन का, रोड साइड एक्सीडेंट के बाद दुनिया में सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ की वजह से हर तीसरे सेकंड पे पूरी दुनिया में एक पैर काटा जा रहा है। अगर अब हम बात करें कि इसका मतलब क्या प्रारंभिक लक्षण होते हैं, क्या ऐसे चीज़ें पता लगती है? सभी लोग जानते हैं कि अगर शुगर बढ़ती है तो प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा होती है, वजन कम होता है, जननांगों में खुजली हो सकती है, या फिर थकान, कमजोरी, शाम के समय थकावट लगना, ये बहुत सामान्य से लक्षण हैं जो कि शुगर बढ़ने पर होते हैं, लेकिन कोई भी लक्षण नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा क्योंकि ये फैक्ट है, आज की दुनिया में पूरा ये एक फैक्ट है, स्टैटिस्टिकल पूरा प्रूवन है कि जितने डायग्नोज मरीज हैं, जितने लोगों को है डायबिटीज, उतने ही अनडायग्नोज अभी घूम रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज हो चुकी है। अगर स्क्रीनिंग की जाए, सबकी जांच एक साथ कर दी जाए, तो जितने अभी डायबिटीज के मरीज हैं उतने ही डायबिटीज के मरीज और पता चल जाए। ये तो बहुत घातक है, तो इसका आप क्या बताया मैं चाहेंगे दर्शकों को कि आप ये करें कि आपको है तब भी आपको पता नहीं। अगर आपके स्क्रीनिंग किसको करानी चाहिए, आपके सवाल का मतलब ये है, तो स्क्रीनिंग के लिए अगर आपके परिवार में, सगे वाले परिवार में, सगे वाले मतलब माता पिता, भाई बहन, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं आपके, ब्लड रिलेशन, अगर उनमें से किसी को भी डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो आपको करना चाहिए। आपकी उम्र अगर 25 साल से ऊपर हो रही है तो आपको शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए। आप ओवरवेट हैं, आपका वजन ज़्यादा है, आपकी उम्र और बॉडी हाइट के हिसाब से अगर आपका BMI ज़्यादा है तो आपको जांच करानी चाहिए ज़रूर। आपको कोई अन्य रोग है, जैसे थायराइड का है, हाइपोथायराइडिज्म है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या आपको हार्ट का बीमारी है, कोई अन्य बीमारी भी है, ऐसी क्रॉनिक डिजीज, तो भी आपको शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए। तो स्क्रीनिंग के लिए ये सारे फैक्टर्स हैं जिनमें कि उन व्यक्तियों को अपनी जांच जरूर करा के देखते रहना चाहिए। साल में कम से कम एक बार या 6 महीने में एक बार जरूर जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा रोग होने का खतरा सामान्य जनता से कहीं ज़्यादा। कौन सा टेस्ट या कौन सी मेडिसिन होती हैं जो हम डायबिटीज़ के लिए लेते हैं? मतलब क्या सिंगल मेडिसिन से काम चल जाता है या मल्टी मेडिसिन लगती है? ये डायबिटीज़ का हर मरीज अलग होता है। ठीक है, तो हर मरीज अलग होता है, इसलिए उसकी दवाएं भी सब अलग अलग होती हैं। एक तरह की दवा सबको नहीं दी जा सकती। तो इसलिए जो हम लोग चिकित्सक या डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट जब ट्रीट करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को एज ए होल देखते हैं कि उसका इनिशियल शुगर, उसका HbA1c अगर 9% से ज़्यादा है तो उसको शुरुआत में ही 2 या 3 दवाएं देनी ही पड़ेंगी, तभी उसका शुगर कंट्रोल होगा। किसी को बहुत माइल्ड डिजीज़ है, बहुत हल्की सी बीमारी शुरू हुई है, बहुत उसका शुगर फास्टिंग और खाने के बाद वाला बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए केवल लाइफस्टाइल से ही हो सकता है वेट रिडक्शन करें,
और एक्सरसाइज करें तो भी उसका शुगर नॉर्मल हो सकता है। या कुछ वो जिनकी की तीव्रता इतनी नहीं है, बीच के हैं, HbA1c 7 से 9 के बीच का है, तो उनको सिंगल दवा से भी। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, कैसा पेशेंट है। ओके, तो अगर हम बात करें तो जैसे एलोपैथी है, तो एलोपैथी के अलावा और भी कोई पैथी जिसमें शुगर के क्या क्या इलाज हैं? और दूसरे पैथी के बारे में मैं जानता भी नहीं, बात भी नहीं करता, मैं एलोपैथी ही जानता हूँ, तो एलोपैथी की बात करूँगा। जो भी लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव पैथी पे, ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे जाते हैं, उन सबका एक ही जो भी उन रोगियों को लाभ मिलता है, तो मेरे हिसाब से इसलिए मिलता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा परहेज बता देते हैं, वो इतना ज़्यादा पेशेंट का वजन कम करा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी शुगर पर प्रभाव पड़ता है। कि मतलब परहेज कर लें आप या दवाइयाँ बहुत सारी ले लें? नहीं, इस जो ट्रीटमेंट के हिस्से हैं, इलाज के हिस्से हैं डायबिटीज़ के, वो 4 हैं। ओके। सबसे पहला तो उसमें परहेज ही आता है। ये थोड़े कि आप परहेज छोड़ मतलब दवा खाओगे, आप दवाई खाओगे और आपकी चीज़ हो जाएगी, आपको परहेज करना है। परहेज करना एसेंशियल है, एक्सरसाइज करना एसेंशियल है, साथ में जांच कराना एसेंशियल है, और चौथे पे दवाई खाना भी एसेंशियल है। दवाई से आधा दर्शकों का एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि मतलब हम सुना है कि इसकी दवाई जिंदगी भर खानी पड़ती है, तो इस पे क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज पूरी जिंदगी चलता है। तो इलाज में वो चारों हिस्से यानी कि जांच, दवा, परहेज मतलब और व्यायाम। जड़ से खत्म नहीं कर सकते? नहीं, क्योरेबल नहीं है, ओके, डायबिटीज क्योरेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, एक सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले आपने सेमिनार किया था, तो उसमें क्या निकल के आया? आजकल डायबिटीज से रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या बताया आपने, क्या क्या नई चीज़ें जानी अभी? पूरे देश भर से इसमें विशेषज्ञ आए थे और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी थे उसमें, और उन्होंने कई नई विधाओं पर बात किया, कई नई दवाइयों पे बात किया। वो दवाइयाँ मैं ऐसे तो टॉक शो में तो बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स कुछ नए तरह की इंसुलिन्स हैं, कुछ नए तरह की दवाइयाँ हैं, हेमोग्लोबिन जैसे कंपाउंड है, और जो नई दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं उनके बारे में तो बात हुई। साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ हैं उनमें क्या क्या नए अनुसंधान हो रहे हैं, जैसे कि किडनी के डिजीज़ के बारे में, नेफ्रोपैथी जिसको कहते हैं, उसके मैनेजमेंट में क्या चीज़ें नई हैं, उनको कैसे हम लोग नई बायोमार्कर्स क्या नए हैं, जैसे फुट कॉम्प्लिकेशंस की बात आप अभी कर रही थी कि पैर में घाव हो जाते हैं न्यूरोपैथी की वजह से, तो उनके कैसे उनको असेस किया जाए, उनको कैसे डायग्नोज किया जाए, और 4 डायमेंशनल पिक्चर लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो घाव कैसे भरेगा, उसमें कौन सा ग्राफ्ट लगाएं और किस तरह से स्किन ग्राफ्टिंग करें कि वो घाव जल्दी से जल्दी भर जाए। तो और नया मटेरियल भी उस ड्रेसिंग के लिए कि वो घाव पर रख दीजिए तो वो लेवल में पूरा आ जाता है, और ड्रेसिंग करते ही वो घाव 1 हफ्ते में भर सकता है। तो ये आपने भी किडनी की बात की सर, तो किडनी पे मैंने सुना है कि बहुत असर पड़ता है डायबिटीज का, तो इससे क्या तरीके हैं बचने के? कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो मुख्य बात वही रहती है कि आपका वजन नियंत्रित में होना चाहिए, तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें, डाइट जैसे आपको बताई जाए वैसे फॉलो करें, संतुलित आहार लें। अगर सर किसी को डायबिटीज है और वो शराब या फिर सिगरेट्स का सेवन कर रहा है, तो कितना खतरा है उसके लिए? ये दर्शकों को बताएं कि आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा खतरा हृदय रोग का है। अगर आप, क्योंकि डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है वो हार्ट का होता है। 50% यानी आधे से ज़्यादा लोग अगर मधुमेह के देखे जाएं तो उनको हृदय रोग संबंधित बीमारी हो जाती है। तो
अगर आप तंबाकू या सिगरेट या कोई भी सेवन कर रहे हैं, तंबाकू किसी भी रूप में, तो आपको हृदय रोग होने का खतरा एक नॉर्मल डायबिटीज़ के मरीज से जो कि तंबाकू का सेवन नहीं कर रहा है 32 गुना ज़्यादा होता है। ओके। यानी कि अवश्यंभावी मतलब होना ही होना है आपको हार्ट की बीमारी। तो अगर आप जब तंबाकू छोड़ देते हो, डायबिटिक पेशेंट हो आप, तो कम 32 गुना खतरा आप कम कर लेते हो। तो ये जो हार्ट वाली चीज़ बताई आपने, इसके लिए कुछ नया विकास हुआ है, कुछ नई चीज़, कोई नई तकनीक? बहुत सारे हैं, मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की, जैसे हार्ट फेलियर हो रहा है तो ये देखने में आया कि हार्ट अटैक ही नहीं, एक जो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज है, जो हार्ट है इटसेल्फ, उसकी मांसपेशियों में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं कि वो धीरे 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 उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसको कि हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन के रूप में आ रहा है डायबिटीज से, जिसको डायबिटिक हार्ट फेलियर या डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इससे बचने के लिए एक नई दवा है SGLT2 इनहिबिटर, वो बहुत ही कारगर है और एक ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट ला रही है वो दवा। तो अब सारे कार्डियोलॉजिस्ट भी उस दवा को यूज़ कर रहे हैं हार्ट फेलियर। तो डायबिटिक हार्ट फेलियर के लिए एक नई दवा है और ये डायबिटीज से रिलेटेड हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो SGLT2 इनहिबिटर दे हैव कम इन ए बिग वे और ज़्यादातर लोग अब पेशेंट्स के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर जैसे कि आपने खान पान और एक्सरसाइज वगैरह की बताई, तो खान पान और ये एक्सरसाइजेस वगैरह कौन कौन सी स्पेशली कुछ है करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें स्पेशली खानी चाहिए इसमें डायबिटीज़ में जो अच्छा हो पेशेंट के लिए? हमने बताया आपको कि कुछ स्पेशल नहीं है, आप सादा खाना, नॉर्मल खाना, संतुलित खाना खा रहे हैं, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा अलग से खाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई ऐसा फल खा लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फायदा करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक साधारण खाना जो सामान्य खाना होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा चिकना तला घी तेल वाला पूड़ी कचौड़ी पराठा ये नहीं खा रहे हैं, सादा दाल रोटी सब्जी ही खा रहे हैं, चावल माड़ निकला हुआ खा रहे हैं, साथ में हरी सब्जी खा रहे हैं, सलाद ज़्यादा ले रहे हैं और सारे फल खा रहे हैं, कोई एक फल रोज 100 ग्राम तक का रोज खा रहे हैं, तो आपको कुछ अलग से कोई ऐसा खाना खाने की जरूरत नहीं है जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। कोई विशेष सावधानी जो डायबिटीज में इंसान को बरतनी चाहिए, कुछ भी? अपने दवाइयों को छोड़े नहीं, ठीक है। वो सोचते हैं कि दवाई डॉक्टर साहब ने दी और अब हमने खा ली, शुगर नॉर्मल हो गया तो मतलब अब ठीक हो गया। वो सोचते हैं कि ज़्यादा दिन तक लगातार दवाई खाएंगे तो गुर्दे को खराब कर देगी, एलोपैथिक दवा नुकसान करती है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो भी दवाइयाँ मार्केट में आती हैं एलोपैथी की, वो इतने परीक्षण निरीक्षण के बाद आती हैं और ह्यूमन ट्रायल्स पे भी होने के बाद, कड़े परीक्षण के बाद आती हैं कि उनके कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते। और आज इतने सालों से दवाइयाँ मार्केट में हैं, मतलब लाखों लोग उनको खा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी लक्षण नहीं, उनका दुष्प्रभाव नहीं देखा गया कि शरीर के अंगों पर उनका कोई ऐसा दुष्प्रभाव होता हो। तो इसलिए अपनी दवाएं डॉक्टर से बताए अनुसार, ये अपने से मेडिसिन न करें, डॉक्टर के बताए हुए अनुसार नियमित रोज समय पर दवा खाएं, संतुलित आहार लें, रोजाना 1 घंटे एक्सरसाइज करें और कोई भी व्यसन ना पालें और समय पर 6 घंटे की नींद कम से कम लें। आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि हर चौथे व्यक्ति को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो क्यों इसको महामारी घोषित नहीं कर देना चाहिए? घोषित कहाँ, ये तो खुद डायबिटीज तो महामारी ऑलरेडी घोषित है। ओके। पूरा वर्ल्ड में ये एपिडेमिक है, ये क्रॉनिक डिजीज WHO द्वारा महामारी घोषित की जा चुकी है ऑलरेडी। ओके। हाँ, तो इस पे इसका कोई वैक्सीन है या होना चाहिए ऐसा कुछ? चूंकि ये बहुकारक है, मतलब मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, कोई एक कारण तो है नहीं कि एक वायरस की वजह से, कोरोना की वजह से उसके लिए वैक्सीन बना लीजिए। लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल के लिए कौन सा वैक्सीन, इसलिए कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है। टाइप 1 के लिए वैक्सीन बनाने की बात बहुत हो रही है क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो बच्चों में होता है। उसका वैक्सीन बनाने के प्रयास काफ़ी दिनों से, कई सालों से चल रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कोई वैक्सीन आए टाइप 1 डायबिटीज के लिए। आप हमारे दर्शकों को कुछ स्पेशली बताना चाहते हैं तो? इतना तो बता ही दिया कि भाई
आप अगर मधुमेह रोग से ग्रसित हैं या आपके परिवार में कोई है तो स्क्रीनिंग जैसे करनी है आपको बताया गया वो कराइए, अपनी नियमित जांच कराते रहें। अगर आप ऑलरेडी आप मधुमेह रोगी हैं या आपको डायबिटीज़ है तो अपने डॉक्टर की सलाह से चलें, संतुलित आहार लें, व्यायाम करें, जांच समय समय पर कराते रहें, साल में अपने सारे अंगों की जांच जरूर कराएं, दवाएं नियमित रूप से खाते रहें, दवाएं न छोड़ें, आपका जीवन एकदम सुखी और स्वस्थ रूप से बीतेगा। अगर आपकी शुगर नियंत्रित है, अगर आपकी डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल में है तो आप बिल्कुल उस सामान्य व्यक्ति की तरह हैं जिस तरह से कि किसी को डायबिटीज़ ना है। तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह से आप सारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सिर्फ आप लापरवाही की वजह से धोखा खाते हैं, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कई साल बाद आते हैं। तो शुरुआत की लापरवाही मरीज के जीवन पर भारी पड़ती है, तो ऐसी लापरवाही न करें, यही कहना चाहूँगा। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत। तो जैसे कि आपने देखा आज हमारे साथ थे सुबोध जैन जी, जिन्होंने शुगर डायबिटीज से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई, क्या प्रोसेस होता है, किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, नींद पूरी लीजिए, अपना जो डेली रूटीन है वो ठीक रखिए, अपना खान पान ठीक रखिए, एक्सरसाइज करिए। ऐसे ही नए नए रोग और उनके उपचार और उनसे रिलेटेड चीज़ें जिनसे आपको फ़ायदा हो हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूं श्रेया सेगराट।